गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, तो लेक्चर नंबर 4। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पार्ट 1, जिसमें आर्टिकल 1 to 4 उसका फाइनल ये रिजल्ट निकला। फाइनल रिजल्ट उसका ये निकला कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी द इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। तो इंडिया, दो नाम यूज होते हैं, इंडिया और भारत, जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल है, अखंड है और बना है खंडित हो सकने वाले राज्यों से। उसके बाद आता है, अब हमें इसमें समझना है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, अभी इसका जिक्र हमने नहीं किया था। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 3। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35, आर्टिकल 12 to 35, इसमें हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए हुए हैं इसमें। तो पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35, ऑल दीज आर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, अधिकार दिया है हर सिटीजन को, हर नागरिक को। जो भी इंडियन सिटीजन है, ये उनके अधिकार हैं संविधान में। अगर ये वायलेट होते हैं तो डायरेक्टली वी कैन चैलेंज इट इनटू सुप्रीम कोर्ट। नॉर्मल जुडिशरी का प्रोसीजर होता है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। और फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होते हैं तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स, और इनको कहाँ से बोरो किया गया? इनको बोरो किया गया यूएस से। फंडामेंटल राइट्स बोरोड फ्रॉम यूएस। फंडामेंटल राइट्स बोरोड फ्रॉम यूएस। आर्टिकल 14 से 18 तक। अब देखो, एक और पॉइंट समझो पहले। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल। मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट हर सिटीजन की पावर है, हर सिटीजन का अधिकार है। अगर ये वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकता है। सौरभ कुमार, बोरोड और कॉपीड। कॉपीड का मतलब होता है एज इट इज, जो वहां लिखा है वही आपने लिख लिया। बोरोड का मतलब होता है कंसेप्ट वहां से लिया और आपने उसमें अपना भी कुछ एड ऑन किया। कॉपी का मतलब है एज इट इज लिख दिया जो वहां लिखा है, और बोरोड का मतलब है वहां से आइडिया लिया और अपना भी एडिशन किया उसके अंदर। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल राइट्स। मतलब अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं, अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, इन पे जस्टिस मिलने की बात होती है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल राइट, मीनिंग इज इन केस ऑफ वायलेशन we can directly challenge this matter into Supreme Court. The fundamental rights are justiciable rights but not absolute. But not absolute. इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। तो इसलिए एब्सोल्यूट नहीं, मतलब फंडामेंटल राइट्स आर अवर राइट्स, हमारे अधिकार हैं, हमारी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में। इन केस ऑफ वायलेशन वी कैन चैलेंज दिस मैटर इनटू सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस मिलेगा। पर इमरजेंसी अगर लगी हो तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो इमरजेंसी सिचुएशन में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। 20 और 21
2 आर्टिकल ऐसे हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं होते, चाहे इमरजेंसी ही क्यों ना लगी हो, इसीलिए एब्सोल्यूट नहीं कहा जाता। जस्टिसेबल का मतलब क्या है? इन केस ऑफ वायलेशन it can be challenged in Supreme Court. Absolute means in the case of emergency, fundamental rights shall be suspended except Article 20 and 21. एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो 20 और 21 को छोड़कर बाकी फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, इसीलिए एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब फंडामेंटल राइट वायलेशन होने की स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, पर क्या ऑलवेज ये कंडीशन हो सकती है? इमरजेंसी के केस में चैलेंज नहीं हो सकता। नाउ वन बाय वन देखो। 12 to 35 ऑल दीज आर फंडामेंटल राइट। आगे आगे अभी मत भागो आप लोग, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ पहले उस पर फोकस करो। जब इमरजेंसी प्रोविजन वगैरह देखेंगे तो वहां पर बात होगी। जब ये पढ़ाया जा रहा है तो आगे भाग जा रहे हो, फिर वो टॉपिक जब आएगा फिर कंफ्यूजन होगी। आर्टिकल 14 to 18। जब इतने सब्जेक्ट पढ़ चुके हो तो पेशेंस क्यों नहीं रख रहे हो आप? आपको मालूम है टॉपिक खत्म होगा तो डाउट नहीं रहेंगे, पेशेंस रखो थोड़ा। आर्टिकल 14 to 18। 14 to 18। 14 to 18 में लिखा है राइट टू इक्वलिटी। 14 to 18 में लिखा है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। 14 to 18 लिखा है। सुजीत कुमार ब्लॉक कर दूंगा मैं अब आज। अगला आज जो ब्लॉक होगे तुम ही ब्लॉक होगे मुझे लग रहा है। मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि लॉकडाउन क्या चीज है? कुछ दिमाग विमाग है कि ऐसे ही पढ़ रहे हो बचपन से अभी तक? मना करने से भी नहीं समझते कोई बात। आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 क्या कहता है? लॉकडाउन तुमको नहीं पता क्या होता है? घर के अंदर बंद हो, लॉकडाउन नहीं जानते क्या होता है? विदेश से पकड़ के आए हो। देखो आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट shall not deny equality before law and equal protection of law. Equality before law and equal protection of law. Equal protection of law. स्टेट का मतलब कंट्री है। यहाँ स्टेट वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं उसका मीनिंग कंट्री है। इन सब जगहों पे स्टेट कंट्री को बोला गया है। यूपी एमपी की बात नहीं चल रही, कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। कंट्री शैल नॉट डिनाई, country shall not deny equality before law and equal protection of law. चार बजे क्लास है, आपसे डाउट कैसे पूछेंगे? अब उनकी क्लास है उससे मुझे क्या, मुझे अपनी क्लास तो मेरी चलेगी ना। उनकी क्लास कर लो, रिकॉर्डिंग में देख लेना मेरा वाला लेक्चर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ाते भी हैं बढ़िया, कोई दिक्कत तो है नहीं। कंट्री शैल नॉट डिनाई इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखो तो कंट्री क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने सभी बराबर हैं, कानून के सामने सभी बराबर हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ कि लॉ सबके लिए समान है। उसके बाद बात आती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब है?
अब एक वर्ड आप लोग बार बार कहते हैं, रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं कि सर इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात है, लॉ सबके लिए समान है, तो रिजर्वेशन कैसे जस्टिफाई हो गया? जब आप कहते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ सबके लिए समान है, तो रिजर्वेशन जस्टिफाई कैसे हो गया? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो डेवलपमेंट में पीछे छूट गए हैं उनको तो आगे लाना पड़ेगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है लॉ सबके लिए बराबर आप कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यहीं से इन्फ्रेंस निकलता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, कि जो लोग डेवलपमेंट में पीछे छूट गए, जिनको समाज में बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता था, जिनके ऊपर अत्याचार होते थे, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर जस्टिफाई है। चाहे वो महिला महिला रिजर्वेशन की बात हो या कास्ट के नाम पे हो, है ना, जो लोग पिछड़ा वर्ग जो था, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पर ये कुछ समय के लिए था, ये इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं है। जब जो पीछे जो लोग थे, जब वो आगे आ गए, 20-30 साल के लिए, 40 साल के लिए रिजर्वेशन आपने दे दिया, सिचुएशन जहां इंप्रूव हो गई, तो कम से कम फाइनेंशियल क्राइटेरिया भी तो रखना चाहिए। वो सबके लिए लागू क्यों कर रहे हो? अब तो सिचुएशन वो नहीं है, और जिन लोगों ने अत्याचार किए थे, आज वो जनरेशन तो नहीं है। कास्ट के नाम पे रिजर्वेशन मैं सपोर्ट नहीं करता। मेरा ओपिनियन आप कहोगे तो कास्ट के नाम पे मैं सपोर्ट नहीं करता रिजर्वेशन को। एक ही आधार होना चाहिए, फाइनेंशियल आधार होना चाहिए। जो गरीब है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। क्योंकि कास्ट में तो आप अपने सराउंडिंग में देखते होगे, कोई भी कास्ट हो, लोग अमीर गरीब सब जगह हैं। अब जो आईएएस बन चुके हैं, आईपीएस बन चुके हैं, 2-3 जनरेशन से रिजर्वेशन मिल चुका है, उनकी सिचुएशन तो नहीं कि उनको रिजर्वेशन दिया जाए। उनकी सिचुएशन तो नहीं जिनको रिजर्वेशन दिया जाए भाई, वो तो कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा। जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं उनको क्यों रिजर्वेशन? ठीक है, रिजर्वेशन होना चाहिए फाइनेंशियल आधार पर। आप कोचिंग में हेल्प कर दो, बच्चे के एजुकेशन में हेल्प कर दो, किताबें दिलवा दो। माइंड तो सबका एक जैसा ही है, माइंड में तो अंतर नहीं है। क्या जनरल कैटेगरी में लोग गरीब नहीं होते? क्लियर है? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, पता नहीं लोग कहने में क्यों, किस बात की हिच होती है लोगों को, कहने में क्यों लोगों को परेशानी होती है। कास्ट आधार नहीं होना चाहिए, फाइनेंस ही आधार होना चाहिए। इंडिया की आधी परेशानियां धर्म और कास्ट आधी परेशानियों की जड़ है। आए दिन ट्रेनें जलाना, रास्ते बंद कर देना, ये करना, मतलब भारत बंद जैसी घटनाएं सुनते हो आप? कभी सुने हो अमेरिका बंद, जर्मनी बंद, यूरोप बंद? यहाँ पर आप सुनते हो भारत बंद हो गया, जब मर्जी मन में आता है उठे भारत बंद करा दिया। तो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सब हर्डल्स है। अब हुआ क्या कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए आपने रिजर्वेशन दे तो दिए, और कहा गया था कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए, जो लोग पीछे हैं उनको जब आगे बढ़ा दिया जाए, उनको आगे बढ़ा दिया जाए। तो लिमिटेड टाइम पीरियड से डबल टाइम हो चुका ऑलरेडी। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम क्योंकि ज्यादा क्रिएट हो रही है लोग। देखो, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अब इससे क्या मतलब निकल के आता है? जो लोग डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिविटी के आधार पर, मतलब ये था, जिस समय रिजर्वेशन वगैरह की बात है तब का बता रहा हूं मैं, ये उस समय के लिए है कि जो लोग डेवलपमेंट में पीछे रह गए उनको आगे बढ़ाने के लिए। और हर कोई जानता है कि रिजर्वेशन को आज के समय में हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ज्यादातर जो गरीब आदमी है उसको किसी भी कैटेगरी में कोई फायदा नहीं मिल पाता। कोई डिप्रेस क्लास के अंदर कोई अगर गरीब व्यक्ति है, उसको रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं है, वो आज भी गरीब है। फायदा भी उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो एक्चुअल में कैपेबल है। फायदा भी रिजर्वेशन का जो अब दिया जा रहा है, जो कहा गया जो पिछड़े लोग थे उनको आगे बढ़ाया जाए, तो उसमें भी 10% लोगों को बेनिफिट मिला है। गाँव के अंदर आप देखोगे आज भी उन लोगों को पता नहीं अपने अधिकारों के बारे में, तो सही व्यक्ति को पहुंच भी नहीं पाया। जो भी बेनिफिट दिए जाते हैं वो कुछ जो 10% 20% क्राउड है, छीना झपटी वाले, वही खींच लेते हैं। गरीब आदमी गरीब ही रह जाता है। तो फाइनेंस आधार होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक। लाइक, अब इसमें भी कोई ढूंढ के कमी मत निकाल लेना। कोई जस्टिफाई, मतलब कोई इससे एग्री हो भी सकता है, कोई एग्री नहीं भी हो सकता। पर ये मेरा अपना ओपिनियन है, इसमें मत कुछ 3-5 निकालने लगना। जो आपका अपना ओपिनियन आप अपना बना के रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना ओपिनियन देने का अधिकार तो हर किसी को है। कई लोग क्या करते हैं कि सामने वाला बोल ही ना पाए, पहले ही ऐसा प्रेशर डाल दो कि बोल ही ना पाए कोई, तो ये नहीं होना चाहिए। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक।
लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, रिजर्वेशन का ही चक्कर है कि अभी कुछ टाइम पहले आप देखो, रिजर्वेशन का ही चक्कर है, अभी कुछ दिन पहले ओबीसी की कट ऑफ, ये ये परेशानी नहीं है, मेरी परेशानी कुछ और है। अभी 2 साल पहले मैकेनिकल के अंदर जो कट ऑफ गई थी ओबीसी में, जिन बच्चों को पता हो एग्जाम का, ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ऊपर चली गई थी, तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और आप देखो जनरल कैटेगरी में भी 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन कर दिया गया, तो जब सबको ही रिजर्वेशन हो जाएगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जो भी चीज कही जाए वो इशू पे बात की जाए। अभी ओबीसी की कट ऑफ जनरल को क्रॉस कर गई, राजस्थान में भी ऐसा हुआ और इंजीनियरिंग सर्विसेज मैकेनिकल में भी ऐसा हो चुका है, 2-3 एग्जाम में बैक टू बैक ऐसा हुआ है, कोर्ट में चला गया इशू। तो जो बेनिफिट अभी तक मिलते आ रहे थे अब वो वैसे नहीं बेनिफिट है, रिजर्वेशन में उल्टा कट ऑफ बढ़ जा रही है। तो इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, कोई एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया देना पड़ेगा। और आप इसको ऐसे सोचो, रिजर्वेशन था 3 स्टेट में, गवर्नमेंट चली गई, इसमें एमपी में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान। उसके तुरंत बाद क्या किया भाई, जनरल कैटेगरी वाले भड़क गए हैं, जनरल कैटेगरी को भी 10% रिजर्वेशन दे दो। तो जब सबको ही रिजर्वेशन दे दोगे तो उतनी सीटें हैं कहाँ आपके पास, जितना अलाउड है उससे भी ऊपर निकल चुका है वोट बैंक के चक्कर में। तो सबको ही अगर रिजर्वेशन देते चले जाएंगे, हर जगह रिजर्वेशन हो जाएगा, तो उसका किसी के लिए कोई मतलब नहीं रहेगा। जो कैटेगरियों को पहले फायदा हो रहा था उसमें कट ऑफ ऊपर चली जा रही है। मिस्टर फैराडे पूछ रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, 2018 या 19 की मैकेनिकल कट ऑफ देखो उठा के, ये इसकी आरपीएससी का पेपर हुआ था लास्ट ईयर का, उठा के देख लो ओबीसी कट ऑफ कितनी गई थी। अच्छा खासा इशू बना था, कोर्ट में चला गया था मामला। तो लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे दिया जाता है। अब आप ये कहोगे कि सर ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। रिजर्वेशन जो दिया गया तो इसी की लाइन है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ सबके लिए बराबर है। और दूसरी लाइन है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। तो जस्टिफाई हो गया कि जो लोग डेवलपमेंट में पीछे छूट गए थे, जिनको समाज में अत्याचार होते थे, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, उनको आगे बढ़ाने के लिए किया गया, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये किया गया। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इस तरह से जस्टिफाई हो गया रिजर्वेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल। अब आप बताओ, फॉर्म भरने में रिबेट या प्रमोशन में रिबेट, ये तो ठीक नहीं है। वोट बैंक के चक्कर में आप हर जगह इन्वॉल्व करते जाएंगे तो कोई पर्सन, कई अच्छे लोग जो कैपेबल होते हैं वो नहीं पहुंच पाते। एज अ टीचर खराब लगने की बात इसलिए है कि कई डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं आ पाते जिनको वहां होना चाहिए उस सर्विस के अंदर। तो कंट्री का भला नहीं हो पा रहा, जो लोग वहां पहुंचने चाहिए उनको भी फेयर तरीके से जाना जरूरी है, नहीं तो बहुत अच्छे लड़के नहीं जा पाते कई बार। ठीक है, अब आर्टिकल 15(1), फॉर्म भी आजकल यार बिजनेस हो गया है। मुमताज ने कहा मेरा बायस्ड व्यू है, बायस्ड क्यों है मुमताज? ये चीज तो आप पर भी एप्लीकेबल है, अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो ये तो मैं आपके ऊपर भी कह रहा हूँ होना चाहिए। बायस्ड क्यों है आप बताना मुझे मुमताज। बायस्ड का मतलब तो इंक्लाइंड है किसी की तरफ, मैंने किसी की तो बात ही नहीं की यहाँ पर। अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो ये तो आपके लिए भी बोल रहा हूँ मैं, आपको ही मिलना चाहिए। ये बायस्ड कैसे हो गया? हो सकता है आप आज अमीर हो, 3 जनरेशन के बाद आपके घर में गरीबी हो जाए, तो क्या उन बच्चों को नहीं मिलना चाहिए? मैं तो उनके लिए भी बात कर रहा हूँ। ये कौन सा लॉजिक लगाया आपने? नहीं, मुझे खाली एक बात का जवाब दो, अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो आप पर भी लागू हो रहा है, मैं तो आपके लिए भी कह रहा हूँ। फाइनेंशियली वीकर को कैसे कोई मना कर सकता है यार? 15(1), भाई आज कोई अमीर है तो उसको लग रहा है कि मुझे मिलना चाहिए, कल को वो गरीब हो जाएगा फिर? कुछ पता है क्या टाइम का? ए स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट जो इंसान दुनिया में पैदा होता है वो कोई जात देखकर पैदा नहीं होता। मुमताज ने कहा इवन दो सम हैज गॉट रिजर्वेशन बट इवन ही इज अनेबल टू पे फॉर द फॉर्म।
तो जो तुमने बात कही मुमताज, वही तो मैंने बोला है। अंग्रेजी में लिख रही हो तो हिंदी समझ में भी तो आती होगी। मैंने यही लाइन आपको बोली है। आप कह रहे हो जो फॉर्म के लिए पे नहीं कर पा रहा है, मैंने उसके लिए नहीं बोला क्या? मैं तो कह रहा हूँ फाइनेंशियली वीकर कोई भी हो। जो तुमने इंग्लिश में लिखा है वही बात मैंने हिंदी में बोली है, तो उसमें क्या दिक्कत है? फॉर्म के लिए जो पे नहीं कर पा रहा तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, कहाँ प्रॉब्लम है इसमें? मैंने कहाँ मना किया है कि नहीं होना चाहिए? कभी कभी दिमाग भी यूज कर लो। मतलब हर चीज ये नहीं कि जो टीचर बोल रहा है उसको उल्टा ही बोल जवाब देना है। जो तुम बात कह रही हो वही बात मैंने बोली है। ए स्टेट शैल नॉट डिनाई। ऐसे ही तुम लोग बीच में वो इशू रेज कर देते हो, कोई ना कोई फिर बात ही नहीं हो पाती इस बारे में। रिजर्वेशन वगैरह पे लोग बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि एक आध बच्चे ऐसे होते हैं फालतू की बातें करेंगे, कोई लॉजिक होगा नहीं, तो इन मुद्दों पर कोई बोलना ही नहीं चाहता है। हर किसी को पता है कि फाइनेंशियल आधार होना चाहिए, चाहे कोई भी कास्ट हो। ए स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, और मेरा अपना ओपिनियन है, आप एग्री करो या मत करो। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं किसी को एग्री कराने के लिए नहीं बैठा हूँ। ए स्टेट shall not discriminate a state shall not discriminate on the basis of religion, race, caste. A state shall not discriminate on the basis of religion, race, caste, sex. इनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब देखो, पॉलिटी जब आप पढ़ोगे कुछ आर्टिकल आपको ऐसा लगेंगे जैसे कि वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी हो, ऐसा लगेगा कि जैसे सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो। तो ए स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ है साफ साफ। पर कंट्राडिक्टरी क्या है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन तो हो सकता है ना। यहाँ लिखा है धर्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर, जात के नाम पर, सेक्स के नाम पर नहीं होना चाहिए किसी तरह का भेदभाव। इक्वलिटी का मतलब तो यही है, ठीक है। पर जो लोग पीछे छूट गए हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए था, पर टाइम बाउंडेड होना चाहिए था। भाई जो लोग पीछे छूट गए डेवलपमेंट में, उनको 10 साल, 20 साल, 30 साल में आपने आगे बढ़ा दिया, क्या ये इन्फानाइट टाइम के लिए चलता रहेगा? क्या ये इन्फानाइट टाइम के लिए चलेगा कि वो लोग बहुत ऊपर चले जाए तो भी ऊपर से ऊपर पहुंचाते जाओ? ये तो नहीं चलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट 15 का थर्ड। अब यहाँ पर क्या कहता है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर कहीं कहीं आगे बढ़ाया जाता है। देखो, हाउएवर state can make special provision, however state can make special provision, state can make, state का मतलब कंट्री है, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। यार सीधी बात है, इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री है, डेमोक्रेसी है, जो मुझे व्यू रखने हैं मैं रखूंगा ही रखूंगा। कौन क्या कहता है, क्या बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। किसी भी इशू पर मैं अपने क्लियर व्यू रखता हूँ, मैं गोल मोल बातें घुमाना फिराना मेरे से होता नहीं। अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मेरा अपना ओपिनियन है। आप अपना ओपिनियन रखो, क्या बुराई है इसमें? डिबेट हो सकती है, कोई एग्री हो सकता है, कोई डिसएग्री हो सकता है, इससे ज्यादा तो कोई बात नहीं है। और कोई भी कुछ कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। However, state can make special provision for women and children। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसी में सेक्शन दिया है फोर्थ नंबर। However, state can make special provision
state can make special provision for socially, शुभम बिना मतलब की बातें मत करो, आप फालतू कमेंट मत करो बिना मतलब किसी के लिए, कि कोई आपसे एग्री या डिसएग्री है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो किसी को, ये भी गलत है। बिना मतलब की बातें नहीं करनी चाहिए। आपको किसने राइट दे दिया किसी के बारे में गलत बोलने के लिए? हावेवर स्टेट कैन मेक, अगर कोई मेरी बात से एग्री नहीं है तो आप उसको उल्टा थोड़ी बोलोगे यार। हावेवर स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, क्लियर है? तो हावेवर स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब देखो दोनों पॉइंट में, पहला कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, पहला कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। फिर कह रहा है कि स्पेशल प्रोविजन बने हुए हैं वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए। स्पेशल प्रोविजन बने हुए हैं वो लोग जो समाज में सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पीछे छूट गए, यही आधार मानकर रिजर्वेशन दिया हुआ है। जैसे कि आया था वुमेन रिजर्वेशन बिल, जैसे कि आया वुमेन रिजर्वेशन बिल, तो आपने क्यों कहा कि 33% सीटें असेंबली में रिजर्व कर दी जाए महिलाओं के लिए? क्योंकि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है। फिर देखिए आर्टिकल 15 तो कहता है कि कंट्री डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता धर्म जात इनके नाम पर, ठीक है। और 3 और 4 कहता है, 3 और 4 कहता है कि स्पेशल प्रोविजन बने हुए हैं महिलाओं और बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड रह गए। सोशली बैकवर्ड का मतलब सामाजिक रूप से पीछे, जिनके लिए जाति के नाम पे भेदभाव होता रहा, गाँव में उन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आगे बढ़ने की, समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता था, सामाजिक रूप से पीछे वो, जिनको एक तरह से समाज ने नीचे कर रखा था, जो पहले बोलते थे ना नीची जात ऊंची जात, ये लोगों ने खुद ही कर रखा था। और सबसे ज्यादा गड़बड़ जो किया था मैं आपको बताऊं, ब्राह्मणों का किया हुआ था। ये सारा जो जातिवादी गड़बड़ किया है ब्राह्मणों का किया हुआ है। मैं खुद हूं पर मुझे कहने में कोई बुराई नहीं लगती है, ये सारा ब्राह्मणों का किया हुआ है। जब वेद पाठी थे ये, वेद जो बने थे, वेद जो बने थे ये वेदों के जानकार थे। इन्होंने क्या, वेद में वर्ण व्यवस्था बनी थी, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, तो काम के आधार पर वर्ण बांटे गए थे, काम के आधार पर वर्ण बांटे गए थे। इन ब्राह्मणों ने क्या किया कि कह दिया हम वेदों के जानकार हैं, अगर हम किसी को नहीं समझाएंगे, हम नहीं सिखाएंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, सामने वाले किसी को, सामने वाले को मोक्ष नहीं मिलेगा। संदीप त्रिपाठी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुमने गड़बड़ किया है, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वज थे उनका किया धरा था, सिस्टम वहीं से आया। तो इन लोगों ने ऊंच नीच बना दिया, जो वर्ण बटे हुए थे काम के आधार पे, इन्होंने उसको ऊंच नीच के आधार पे बना दिया, गड़बड़ वहीं से हुई थी। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती ना भाई, तो वही इन लोगों ने ऊंच नीच कंसेप्ट ला दिया, खुद ही डिसाइड कर लिया कौन ऊंचे है कौन नीचे। जो ऊपर बैठा हुआ था उसने बाकी लोगों को अपने आप ही नीचे कर दिया, तो उसी के बाद समाज में कुरीतियां आती चली गई। देखो अगला पॉइंट, ठीक है, आर्टिकल 16। अब आता है आर्टिकल 16(1), श्रेय जैन। रेस का मतलब होता है नस्ल, रेस का मतलब होता है नस्ल। आर्टिकल 16(1), अब आता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट।
आदर्श शुक्ला सब नहीं पढ़ने हैं, जो काम के आर्टिकल है बस वो लिखवा रहा हूँ। सारे आर्टिकल लिखा दूंगा तो याद कर लोगे क्या? जितने याद रखने हैं उतने ही बस ध्यान रखो। तो 16(1) इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। समान मौके मिलना, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। क्लियर है? अब देखो, सेकंड नंबर कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। और इसमें फोर्थ नंबर अगर देखोगे, हावेवर स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन can make special provision for socially and educationally backward classes। जैसे कि रिजर्वेशन जॉब में, जैसे कि रिजर्वेशन जॉब में स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। और वोट बैंक पॉलिटिक्स इतनी बढ़ती चली गई है कि कुछ टाइम पहले लोग डिमांड कर रहे थे प्राइवेट जॉब में रिजर्वेशन, प्राइवेट जॉब में लोग रिजर्वेशन की बात कर रहे थे। इतना ज़्यादा वोट बैंक पॉलिटिक्स बढ़ता चला गया। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, अब खुद सोचो ना स्थिति कहाँ जा रही है। ठीक है, हाउएवर स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एग्जाम्पल रिजर्वेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, और क्योंकि इतने साल हो गए रिजर्वेशन में, तो इस समय स्थिति ऐसी भी है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, फाइनेंशियली कंडीशन वहाँ भी अच्छी नहीं है। अपर कास्ट के लोग भी आप देखेंगे, आप घर में एक सर्वे करा लो, अगर मालूम चल जाएगा अपर कास्ट के कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। अपर कास्ट में सर्वे करा लिया जाए तो पता लग जाएगा कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिली है पिछले 5-7 साल में। मैक्सिमम आपको प्राइवेट जॉब में मिलेंगे। कट ऑफ कभी आती है, कट ऑफ कंपेयर किया करो, कितने कितने कट ऑफ में अंतर आता है। बच्चे के दिमाग में तो अंतर नहीं है। मार्क्स में किस बात का रिजर्वेशन मार्क्स में दे रहे हो आप? जब तुम कभी टीचर होगे ना, और कोई बच्चा तुम्हारे पास आएगा और बोलेगा सर मैं टू मार्क्स से रह गया, टोटल मार्क्स 500 में से 300 प्लस लाया है, 200 वाले सिलेक्ट हो रहे हैं, 300 प्लस वाला 2 नंबर से रह गया, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और मेरे पास एक दो नहीं, मेरे पास तो हर साल कितने ही केस आते हैं कि 500 में से 300 वाला सिलेक्ट नहीं हुआ, 200 वाला सिलेक्ट हो गया, और 300 लाने के बाद भी 2 मार्क्स से रह गया। और आप लोग कंपटीशन दे रहे हो तो आप लोगों से बेहतर भी कोई नहीं जानता होगा। आर्टिकल 17 देखो, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत समाज में इतना फैला हुआ था उस समय पर, इतना फैला हुआ था कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत को यहाँ पर आर्टिकल में रखा गया है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। गांधी जी एक्चुअल में काफ़ी पक्ष में थे इस बात के कि जो छुआछूत फैली हुई थी, अनटचेबिलिटी जो इंडिया में थी, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा थी। छुआछूत की जो समस्या, ये समझ लो सोशल एविल था ये। तो गांधी जी काफ़ी पक्ष में थे। ये इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में डालना पड़ गया कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया जाए, ये एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। क्वेश्चन आ जाता है ये सीधा सीधा, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहाँ पर दे रखा है? आर्टिकल 17 में दिया हुआ। फिर आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18
एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स, नाम के आगे आप कोई टाइटल नहीं लगा सकते। नाम के आगे कोई टाइटल नहीं लगा सकते। जैसे अंग्रेजों के टाइम पे सर्वर लगता था ना, सर्वर की उपाधि मिल जाती थी, तो कोई टाइटल वगैरह नहीं लग सकता नाम के आगे। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। देखो, तो स्टेट शैल नॉट गिव एनी टाइटल। स्टेट मतलब कंट्री है यहाँ। स्टेट शैल नॉट गिव एनी टाइटल्स। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया कि जो भारत रत्न देते हैं ये क्या चीज़ है। ये जो भारत रत्न वगैरह दिया जाता है या जो डिफेंस में सम्मान दिए जाते हैं ये किस में आएंगे, है ना, ये किस में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, ये टाइटल नहीं है। कोई अपने नाम के साथ सफिक्स या प्रीफिक्स में इनको नहीं लगा सकता। ये नहीं लिखेंगे कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसे नहीं लिखा जाता। तो ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, ये कोई टाइटल नहीं है। ये टाइटल अगर होता तो नेम के साथ लोग यूज कर सकते थे। इनको नेम के साथ सफिक्स या प्रीफिक्स में आप यूज नहीं कर सकते। ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स के तौर पे दिए जाते हैं, ना कि ये टाइटल है। समझ पा रहे हैं कुछ। ये सफिक्स या प्रीफिक्स नाम के साथ ही यूज नहीं होगा, ये टाइटल की तरह नहीं है। डॉक्टर सौरभ टाइटल नहीं है बेटा, प्रोफेशन है, टाइटल नहीं है। टाइटल जैसे सर की उपाधि होती थी पहले जमाने में, अंग्रेज देते थे, उस तरह से नहीं है ना ये। अगला पॉइंट लिखो, नो इंडियन कैन एक्सेप्ट एनी टाइटल। नो इंडियन कैन एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम ए फॉरेन गवर्नमेंट। विदेशों से भी आप कोई टाइटल नहीं ले सकते। जैसे अंग्रेज सर की उपाधि देते थे, आप अपने नाम के आगे सफिक्स प्रीफिक्स कहीं नहीं लगाओगे उसको। फ्रॉम ए फॉरेन गवर्नमेंट। अवार्ड्स एंड ऑनर्स ले सकते हो, टाइटल नहीं। नो इंडियन कैन एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम ए फॉरेन गवर्नमेंट। हावेवर, अब देखो यहीं पर आपके क्वेश्चन का जवाब। आप अपने नाम के सामने जो, या डॉक्टर अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा लेता है, तो यहाँ पर फिर पॉइंट आता है एकेडमिक और मिलिट्री अचीवमेंट जो होते हैं। एकेडमिक और मिलिट्री अचीवमेंट वो टाइटल नहीं, सम्मान के तौर पे यूज हो रहे हैं। लिखो, एकेडमिक और मिलिट्री अचीवमेंट को टाइटल के तौर पे नहीं माना जाता है। टाइटल के तौर, जैसे अरे खाली डॉक्टर क्यों यार, मेजर, कर्नल, कैप्टन, डॉक्टर, इंजीनियर। तो एकेडमिक और मिलिट्री अचीवमेंट आर्टिकल 18 के तहत टाइटल कैटेगरी नहीं माने जाते। इनको टाइटल की तरह डिफाइन नहीं किया गया है, इनका प्रोफेशन है, इनकी आइडेंटिटी है ये। ठीक है, IITN सुजीत लिखो, एकेडमिक अचीवमेंट है आपका, मैंने बताया तो एकेडमिक और मिलिट्री अचीवमेंट ये टाइटल में नहीं आते हैं। लिखो, हावेवर academic and military achievements, educational and military achievements, educational and military achievements, educational and military achievements are not defined as title, are not defined as। पॉलिटी बहुत ध्यान से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, हड़बड़ी मत किया करो। एक एक वर्ड का बहुत डीप मीनिंग होता है। आपको देखने में टाइटल लग रहा है, पर यहाँ पर टाइटल की तरह नहीं माना गया है। सामने लिखी है लाइन, पेशेंस के साथ एक एक वर्ड को ध्यान से सुना करो। अचीवमेंट्स आर नॉट डिफाइंड एज टाइटल अंडर आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में इसको नहीं रखा गया है, अंडर आर्टिकल 18। क्लियर है। अब देखो, तो मैंने बताया 1954 भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स, इनको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स, भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि ये
टाइटल नहीं है, ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट given decision that Supreme Court given decision that these are awards and honors. These are awards and honors. ये अवार्ड एंड ऑनर्स की तरह रखे गए हैं एंड नॉट द टाइटल्स, नॉट द टाइटल्स। वॉइस ज़्यादा धीरे तो नहीं आ रही है? समझ पा रहे हैं सभी लोग? ज़्यादा धीरे तो नहीं आ रही है आवाज़? समझ पा रहे हैं? थ्रोट एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है कल से ही। आ रही है वॉइस ठीक ना? देखो, हावेवर ये बता दिया था। अब आता है राइट टू फ्रीडम, 19 से 22 तक का आर्टिकल। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट में ही आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। फंडामेंटल राइट में ही आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक ये फ्रीडम्स की बात करता है। किस किस तरह के फ्रीडम देखो। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। जैसे आर्टिकल 19(1) है। आर्टिकल 19(1) क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात को कहने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी। कोई कार्टूनिस्ट ने कोई कार्टून बना दिया, किसी पोएट ने कोई कविता लिख दी, किसी ने कोई बुक लिख दी, मीडिया ने कुछ छाप दिया, तो ये लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये हमारी एक्सप्रेशन और स्पीच की आज़ादी है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हमारे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की और बोलने की आज़ादी है, जो हमें आर्टिकल 19(1) में मिली हुई है। क्लियर है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ देखो, पर क्या कहने का मतलब क्या कुछ भी कहना है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब, बोलने का मतलब क्या आप कुछ भी बोल देंगे किसी को? नहीं, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं, इसकी भी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं। आप बोलने का मतलब एंटी नेशनल नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सब नहीं चलेगा। क्लियर है? तो आप बोलने का मतलब ये नहीं कि आप एंटी नेशनल कुछ बोल दें, देशद्रोह नहीं हो सकते, देशद्रोह नहीं कर सकते। ठीक है? आप बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपके बोलने से किसी दूसरे का डिफेमेशन हो जाए, किसी दूसरे की मानहानि हो जाए, ये आप नहीं कर सकते। जैसे अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली के खिलाफ कुछ बोला, तो अरुण जेटली ने कहा कि प्रूफ करो ये। उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया अरुण जेटली ने मानहानि का। केजरीवाल ने अरुण जेटली के बारे में कुछ कहा, जेटली ने मानहानि केस डाल दिया। केजरीवाल ने कहा कि 19(1) में ये जस्टिफाइड है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जेटली ने बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नीचे एक और लाइन पढ़ो जरा, लिखा हुआ है कि किसी का डिफेमेशन नहीं होना चाहिए। आपने बोला और मेरी मानहानि हुई तो मैं जा रहा हूँ कोर्ट में, संविधान मुझे अधिकार देता है। संविधान आपको कह रहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो वही संविधान मुझे भी कह रहा है कि मेरा डिफेमेशन हो गया, मैं जाऊंगा कोर्ट में। केस हो गया था, बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी थी लिखित में। राइट टू फ्रीडम, अब लिखो इसमें 19(1), आर्टिकल 19(1), 19(1) ए सेक्शन में लिखा है, 19(1) ए सेक्शन में लिखा है राइट टू फ्रीडम ऑफ, पीठ पे बिठाओ ना उसको, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19(1) ए में लिखा है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात को कहने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी। पर इसके भी रूल हैं, इसके भी रूल हैं। कहने का मतलब आप कुछ भी नहीं बोल दोगे। इवन सोशल मीडिया भी आईटी एक्ट में आता है। सोशल मीडिया पे लोग जानते नहीं हैं, कुछ भी लिख देते हैं अगर किसी के बारे में, तो सोशल मीडिया भी कानून के दायरे में आता है। आईटी एक्ट में बुक हो जाता है, उसमें कंप्लेंट हो जाता है साइबर लॉज वगैरह में। तो बोलने का मतलब कुछ भी बोलना नहीं होता, रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ भी। 19
1B, प्रोटेस्ट करना संवैधानिक अधिकार है या नहीं, ये बताओ पहले। प्रोटेस्ट करना, इकट्ठा होना, ये संवैधानिक आधार है या नहीं, ये संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है? प्रोटेस्ट करना बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है, पर पीसफुली। राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट अधिकार है, पर पीसफुली होना चाहिए, किसी तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो 19(1)B इसमें लिखा है राइट टू असेंबल, पर जब इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो, अब कोरोना फैला हुआ है, इस समय पे अलाउ नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर। कंट्री के ऊपर जब खतरा हो उस समय प्रोटेस्ट या उस समय असेंबलिंग अलाउ नहीं हो सकती। अब इस समय कोई संविधान की दुहाई दे कि ये हमारा राइट टू फ्रीडम है कि हम असेंबल होंगे, अलाउड नहीं है इस सिचुएशन में। इन पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हैं। आप सोचिए अगर रिस्ट्रिक्शन ना होती फिर तो संविधान के हिसाब से जस्टिफाई हो जाता। तो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, उसके प्रोज एंड कॉन्स सोच के बनाया, उसके बाद भी कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं, उसके बाद भी कुछ ना कुछ लूप होल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। 19(1)C, 19(1)C, right to form associations, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, बट राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। बट सुप्रीम कोर्ट सेड right to strike right to strike is not a fundamental right. क्लियर है? एसोसिएशन बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन वगैरह बना सकते हैं, राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। मोहित तुम्हारा क्या क्वेश्चन है यार? क्या क्वेश्चन है मोहित, बताओ तुम, क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? इमरजेंसी में तो आर्टिकल 19 अप्लाई होता है क्या, यही क्वेश्चन है मोहित? इमरजेंसी में आर्टिकल 19 अप्लाई होता है क्या? इमरजेंसी में कोई सारे आर्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं, सिर्फ 20 और 21 चलता है बस। इमरजेंसी में कोई भी आर्टिकल काम नहीं करता, सिर्फ 20 और 21 जिंदा रहते हैं, बाकी कोई भी नहीं। तो ये तो मुझे आगे लिखाना है, तुम आगे आगे क्यों भाग रहे हो? ठीक है, अब इसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखो, लिखो कितना, सी तक हो गया, एक डी लिखो, 19(1)D, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री, ये भी अधिकार में आता है। इंडिया में कहीं भी सेटल हो सकते हैं, राइट टू सेटल, 19(1)E, राइट टू सेटल एनीवेयर इन इंडिया, राइट टू सेटल एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी सेटल हो सकते हैं। एक आर्टिकल था राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का अधिकार, पहले ये फंडामेंटल राइट था, पर 44th नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1978 में उसको हटा दिया गया और 300A में भेज दिया गया उसको।
फंडामेंटल राइट से हटा के उसको आर्टिकल 300A में भेज दिया कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। सबको प्रॉपर्टी कैसे अधिकार हो सकते हैं, सबको कैसे मिल सकती है प्रॉपर्टी? लिमिटेड एरिया है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, तो राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ लिखा हुआ था 19(1)(f) में, पर अमेंडमेंट करके इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसको आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया गया। आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी, अब किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है, घर नहीं होगा, तो फिर तो वो कोर्ट में केस कर देगा क्योंकि फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ था। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए यहाँ से हटाया गया कि सबको तो घर, सबको प्रॉपर्टी तो नहीं दे सकते आप। तो राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाई, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत पूछता है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, और ये शिफ्ट हो चुका है आर्टिकल 300A में। अभी ये आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख तो दिया है, फंडामेंटल राइट नहीं है, आर्टिकल 300A में लिखा है। ठीक है, अगला पॉइंट। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 हुआ था, जिससे राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था और 300A में इसको शिफ्ट कर दिया। जनता पार्टी सरकार थी, उनके समय में हुआ था ये। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई थी ना पावर में, तो जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ था। इसके बाद 19(1)(g), अपने प्रोफेशन को फॉलो करने का अधिकार, राइट टू प्रोफेशन, जो काम आप करना चाहें उसको करने की आज़ादी, जो भी काम आप कंट्री में करना चाहें उसको करने की आज़ादी। पर काम कुछ करने का मतलब क्या है कि आप क्या ड्रग्स बेचने लगोगे, स्मगलिंग करने लगोगे? नहीं, रिस्ट्रिक्शंस होंगे ना, क्योंकि इस वर्ड से लग रहा है कि जो भी काम आप करना चाहें देश में आप कुछ काम कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी आप इलीगल एक्टिविटी करने लगोगे। फंडामेंटल राइट लिखे तो हैं, पर लॉ के अंडर रह के का काम होगा। जो कानून बने हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी लिखी हुई हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। नोट, there are some restrictions also. There are some restrictions also. तो राइट टू फ्रीडम तो है, इन चीज़ों की आज़ादी तो है। तो कितने फ्रीडम हो गए? ABCDEFG 7 थे, एक हट गया, बचे 6। 7 फ्रीडम थे, एक हट गया, बचे 6 फ्रीडम। देखो, तो ABCDEFG 7 फ्रीडम में से एक फ्रीडम राइट टू प्रॉपर्टी हट गया, बचे 6 फ्रीडम। संतोष कुमार कह रहे हैं कि सर कमेंट डीएक्टिवेट कर दीजिए। रिजर्वेशन अगर तुम्हारे टॉपिक का पार्ट नहीं होता यहाँ पर तो मैं डिस्कस भी नहीं करता। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन समझाने के लिए बताना जरूरी है। देखो यहाँ पर देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो, और जैसे ही कोई बोलना चाहे तुरंत कुछ ना कुछ कमेंट लगा दो बीच में कि कोई बोल ही ना पाए। जैसे भी कोई इन मुद्दों पर बात करना चाहे तुरंत रोक दिया करो। डिफेमेशन, इसके अलावा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, किसी एरिया की शांति अगर भंग होती है तो भी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ एरिया, सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट, public morals and decency, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जहां पर आपके जो फ्रीडम है वो सस्पेंड हो जाते हैं
अगर कंट्री की सिक्योरिटी की बात हो, सुरक्षा की बात हो, कोरोना फैला हुआ है, कैसे आप असेंबल हो सकते हो, कैसे आप मूवमेंट कर सकते हो? शांति सुरक्षा के खतरे में पड़ रही है तो भी मानहानि किसी की हो रही है, पब्लिक मोरल डाउन हो रहे हैं या किसी किसी की डिग्निटी पे खतरा, पब्लिक मोरल डाउन हो रहे हैं या किसी की डिग्निटी, किसी की डिसेंसी पे खतरा है, तो भी देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो। डिफेमेशन नहीं होना चाहिए, शांति भंग नहीं होनी चाहिए, किसी देश की सुरक्षा पे खतरा नहीं होना चाहिए, मोरल पब्लिक मोरल डिसेंसी डाउन नहीं होना चाहिए, फर्जी न्यूज आप नहीं फैला सकते यहाँ वहाँ, ये सब इसमें आते हैं। और आए दिन देखो केस होते रहते हैं इन सब मामलों पे, इन सब इश्यूज के ऊपर आए दिन केस होते रहते हैं। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 20 और 21, जिसमें मैंने बताया था कि इमरजेंसी अगर लगी हो तो 20 और 21 सस्पेंड हो जाते हैं। मैंने बताया था कि इमरजेंसी अगर देश में लगी हो, सॉरी 2021 कभी सस्पेंड नहीं होते। मैंने ये बताया था कि इमरजेंसी अगर देश में लगी हो तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, दो आर्टिकल को छोड़कर 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होते। ऑलवेज अलाइव, ऑलवेज अलाइव, ये हमेशा जिंदा रहेंगे। ये दो आर्टिकल कभी भी सस्पेंड नहीं होते। मुमताज अहमद, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए अप्लाई होता है। मुमताज अहमद, गवर्नमेंट ऑफिशियल से कोई मतलब नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए अप्लाई होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अलग नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिशियल वही काम कहेंगे जो सरकार उनको आइडिया, जो सरकार उनको कहेगी करने के लिए, सब पर अप्लाई होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल को अलग से नहीं है। और गलत काम करते हैं तो केस हो भी जाते हैं, किसी ने किसी को रोका नहीं है केस करने के लिए। आपका पर्सपेक्टिव कहीं और ही जा रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ आपका पर्सपेक्टिव क्या है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 प्रोहिबिट्स, इसमें क्या लिखा है देखो। एक तो इसमें लिखा है डबल जियोपार्डी, एक क्राइम में एक पनिशमेंट हो सकती है, सेम क्राइम के लिए किसी पर्सन को दो बार पनिश नहीं कर सकते। वन क्राइम वन पनिशमेंट, सेकंड क्राइम सेकंड पनिशमेंट। सेम क्राइम के लिए एक पर्सन को दो बार पनिशमेंट नहीं हो सकता। डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी। शाश्वत क्वेश्चन लिखो अपना, अपना क्वेश्चन लिखिए शाश्वत, काफी ऊपर चला गया क्वेश्चन आपका। तो आर्टिकल 20, सेम क्राइम में डबल पनिशमेंट नहीं होता राजन गुलाटी। जैसे एक क्राइम हुआ एक पनिशमेंट है, दूसरे क्राइम के लिए दूसरी पनिशमेंट हो सकती है, एक ही क्राइम में दो बार पनिशमेंट नहीं मिलता, इसे कहते हैं डबल जियोपार्डी। दूसरा, एक यहाँ पर लिखा है एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन, एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन, इसका मतलब होता है जिस दिन जो लॉ बना है वो कभी भी बैक डेट से लागू नहीं होता। जिस दिन जो लॉ बनाया गया है उस डेट से फ्यूचर डेट के लिए एप्लीकेबल होगा, बैक डेट से कभी लागू नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे संजय दत्त जब बॉम्बे ये बॉम्ब ब्लास्ट वाले में फंसे, ये मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट वाले में फंसे, तो उस समय जो लॉ थे उसके हिसाब से पनिशमेंट मिली। उसके बाद और भी स्ट्रिक्ट लॉज बने थे, और भी स्ट्रिक्ट लॉ पास किए गए थे, और भी स्ट्रिक्ट लॉज पास किए गए थे, पर उस केस में अप्लाई नहीं हो पाए। एग्जाम्पल के लिए जुवेनाइल, निर्भया केस में जो जुवेनाइल था उस समय एज 18 होती थी, पर जुवेनाइल के केस में 17 ईयर कुछ मंथ एज आई, तो जो पनिशमेंट बाकी लोगों को मिली वो जुवेनाइल के नाम पर बच गया। बाद में बिल लाया गया, जुवेनाइल एक्ट पास करा दिया गया, 18 से घटाकर एज को 16 कर दिया गया, पर क्या उस पर्टिकुलर केस में अप्लाई हुआ? क्या उस पर्टिकुलर लड़के पे अप्लाई हुआ जो जुवेनाइल बच गया था जुवेनाइल के नाम पर? नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, जिस दिन जो लॉ बनता है उससे आगे के लिए एप्लीकेबल है, बैक डेट से लागू नहीं होता, ये भी लिखा हुआ है आर्टिकल 20 में। ठीक है। शाश्वत का क्वेश्चन है राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट और नो? यस, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है लास्ट टू लास्ट ईयर 2018 में। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। क्लियर है शाश्वत? फंडामेंटल राइट है राइट टू प्राइवेसी।
अभी हाल ही में डिक्लेयर हुआ है ये। और आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। अच्छा, आर्टिकल 20 में एक और चीज लिखी है, एक लिखा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऑफ एविडेंस। अपने ही केस में आप अपने लिए गवाह नहीं हो सकते। क्लियर है? अपने ही केस में आप अपने अपने उसमें गवाह नहीं हो सकते। आपसे पूछेगा जज आपने क्राइम किया, आप कह दोगे नहीं किया, तो क्या उस गवाही को माना जाएगा? 3 पॉइंट है आर्टिकल 20 में, ध्यान रखो। डबल जियोपार्डी, कल मैं लिखा भी दूंगा इसको। एक है एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन। कोई भी लॉ जिस दिन पास हुआ है उससे फ्यूचर डेट के लिए एप्लीकेबल है, बैक डेट से एप्लीकेबल नहीं हो सकता। दूसरा लिखा है डबल जियोपार्डी, सेम क्राइम में डबल पनिशमेंट नहीं होता, डबल जियोपार्डी। और एक लिखा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऑफ एविडेंस। अपने ही केस में, अपने ही किसी मामले में आप खुद गवाह नहीं हो सकते, सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऑफ एविडेंस, ये भी नहीं पॉसिबल है। क्लियर है? एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन, डबल जियोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऑफ एविडेंस। 20 में ये लिखे हैं, कल मैं इसकी थ्योरी भी लिखवा दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गई बात, ये कंप्लीट हो गया। अभी 5 to 6 यूट्यूब पे रहेंगे लाइव, 5 to 6 यूट्यूब पे रहेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे वहां पर। ठीक है, चलो क्लास इतना ही रखते हैं, कल भी इसी टाइम पर है, कल भी 3:30 पर ही है क्लास। और अभी 5 to 6 हम यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे, जो भी आपके डाउट होंगे वहां पूछ लेना आप। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू।